कहा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सुक्री सर आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑन केमिस्ट्री पे। हाँ जी बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने कैथोड रेस के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को स्टडी किया था और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका मास और चार्ज अपॉन मास रेशियो भी फाइंड आउट किया था। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम आज प्रोटॉन की डिस्कवरी, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, थर्ड वन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड फोर्थ वन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स आज इसी वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अभी जो आपको इस स्क्रीन पे 8 वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं, ये मैं क्यों लेकर आया हूं बच्चों? यही तो वो 8 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अल्टीमेटली चेंज द फेस ऑफ साइंस फॉरएवर। यही वो 8 वैज्ञानिक हैं जिनके कारण हम केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स के अंदर मटेरियल साइंस की स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज ना होती, न्यूक्लियस की डिस्कवरी ना होती, तो एटम की स्टडी कैसे हो पाती? पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे पढ़ पाते? तो चलिए बच्चों, पहले हम इनको नमस्कार करते हैं प्यार से। पहले साइंटिस्ट विलियम क्रूक, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। दूसरे अपने प्यारे से साइंटिस्ट जे थॉमसन, नमस्कार सर, चार्ज अपॉन मास रेशियो एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरे साइंटिस्ट आ गए अपने पास आर.ए. मलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से हमने किसकी स्टडी की? कौन सी चीज को डिस्कवर किया था बच्चों? बिल्कुल सही, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना था बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव साइन के साथ। और ESU के अंदर बच्चों मैंने कितनी वैल्यू लिखवाई थी? 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। नेक्स्ट गोल्डस्टेन। अब ये गोल्डस्टेन ही थे जिनके दिमाग में ये थॉट आया 1886 के अंदर कि अगर कैथोड रेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है और हम सोचते हैं कि एटम न्यूट्रल है, तो वहां पे ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए ना जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन्होंने ही, यही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी बच्चों। आगे बढ़ते हैं बैकरल। बैकरल ने बच्चों मैरी क्यूरी के साथ, जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, पहला नोबेल प्राइज इनके साथ, दूसरा नोबेल प्राइज 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी पे। सोचो मैरी क्यूरी कौन से 2 एलिमेंट्स? पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की स्टडी की थी, ये भी आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। फिर आते हैं मोसले। तो मोसले भैया ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मींस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स की स्टडी की। आगे है चैडविक, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले, और रदरफोर्ड, इन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो इस डायग्राम में आप चेक कीजिए, आपको बच्चों ये छोटे छोटे होल्स नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे जो होल्स हैं, ये किस प्लेट के अंदर हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैथोड साइड पे जो प्लेट है, मेटल प्लेट, उसके अंदर है। क्यों बच्चों? देखो, अगर हमने कैथोड रेस की स्टडी की थी तब हमने एनोड में छोटे छोटे प्लेट्स लिए थे, छोटे छोटे होल्स के बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। तो अब जो अपने पास गोल्डस्टीन है, उसने यही तो सोचा कि अगर आप कैथोड रेस की डिस्कवरी करते हुए एनोड साइड की प्लेट पे छोटे छोटे होल्स ले सकते हो, उसकी बैक साइड पे जिंक सल्फाइड पे ग्रीन फ्लोरेसेंस आपको नजर आ सकता है, तो क्यों ना दूसरी बैक साइड पे आपको नजर आए? किसकी बैक साइड पे? कैथोड साइड पे। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल मूविंग फ्रॉम एनोड टू
कैथोड। तो जहां पे बच्चों जो छोटे छोटे आपको होल्स नजर आ रहे हैं, ये आपको किस साइड पे नजर आ रहे हैं? कैथोड साइड पे, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक बच्चों, उसके बाद जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ने ग्रीन फ्लोरेसेंस फिनोमिना शो किया, तो गोल्डस्टीन ने वैसे ही प्रॉपर्टीज, वैसे ही मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई किए जो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जे थॉमसन ने अप्लाई किए थे। अब सोचो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था कि जो अपने पास कैथोड रेज हैं जिनके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो यहां पे भी ये बेटा जो एनोड रेज हैं दैट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली प्रॉपर्टी सेम है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेम है बच्चों, चाहे कैथोड रेज है चाहे एनोड रेज, बोथ आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, बोथ आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। क्यों बच्चों? जैसे ही हम रास्ते में एक हल्की सी थिन फॉइल का पैडल रखेंगे माउंटेड ऑन एक्सियल, तो वो रोटेट करेगा। वो इसीलिए तो रोटेट कर रहा है क्योंकि जो रेज उस पर टकरा रही हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स की बनी हुई है। एंड थर्ड वन, अब कैथोड रेज के केस में उन पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब एनोड रेज अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो बताइए बच्चों, हाँ बिल्कुल सही सोच रही है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो एनोड रेज के अंदर गोल्डस्टीन ने कहा कि ये जो रेज हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब उसके बाद जो मेन आगे वाले 3 पॉइंट्स हैं वो खास कर ध्यान से सुनने वाले हैं। कौन से बच्चों? अब कैथोड रेज के केस में हमने स्टडी किया था कि व्हाट एवर द नेचर ऑफ गैस, उसके अंदर चार्ज, मास, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ये तीनों के तीनों चीजें सेम रहेंगी, चाहे आप डिफरेंट काइंड्स के मेटल इलेक्ट्रोड यूज कर लो, मेटल प्लेट्स, चाहे आप डिफरेंट काइंड की गैसें यूज कर लो। तो जे थॉमसन ने कहा था कि वट एवर द नेचर ऑफ गैस, वट एवर द नेचर ऑफ मेटल प्लेट प्लेस्ड एट 2 रोड्स मींस एनोड एंड कैथोड पे, वहां पे चार्ज सेम रहेगा। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज एंड मास, ये तीनों चीजें इलेक्ट्रॉन के केस में चेंज नहीं होंगी। बट गोल्डस्टीन के केस में उसने ये देखा था बेटा कि गोल्डस्टीन ने ये देखा कि जैसे जैसे वो गैस को चेंज कर रहा था, गैस को चेंज करने पे चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज एज वेल एज मास, तीनों के तीनों वैल्यूज बच्चों डिफरेंट आ रही थी, तीनों के तीनों वैल्यूज। और वो तीनों के तीनों वैल्यूज क्यों डिफरेंट आ रही थी? सोचिए, आज के टाइम में अगर हम अपनी थ्योरी को, अपने लॉजिक को लगाएं तो अपने पास प्रोटॉन्स किस में होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बिल्कुल सेंटर में होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, और जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो वो नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। अब हर एक गैस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो सेम तो होंगे नहीं। अब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, हीलियम गैस, इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम तो है नहीं बच्चों, तो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कैसे सेम रहेंगे? सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब वहां पे एनोड रेज में से, एनोड के फंडामेंटल पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनका चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर जाएगा, लेट अस कंसीडर मेरे पास गैस है A, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो बताइए इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे बच्चों तो इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल का कंसेप्ट आ गया। अब ये सुनने वाली बात है बच्चों, जब उसने गैसेस को चेंज करते हुए
लास्ट में हाइड्रोजन गैस ली, तब उसने बच्चों क्या ऑब्जर्व किया? हाइड्रोजन गैस के केस में उसने देखा कि एनोड रेस के अंदर जो पार्टिकल था उसका मास मिनिमम आ रहा था, मिनिमम, पहला पॉइंट। और जब उसने उसी पार्टिकल का चार्ज चेक किया, वो चार्ज सिमिलर आ रहा था, सिमिलर टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। अब सोचो बच्चों, अगर कैथोड रेस के अंदर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों प्रोटॉन के केस में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के केस में, अब वही चार्ज क्या हो जाएगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट में हाइड्रोजन गैस जो उसने ली थी, दैट इज द लाइटेस्ट गैस। तो उस केस में उसने क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किया कि जो अपने पास ये लाइटेस्ट गैस है उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका मास होगा मिनिमम और उसका चार्ज होगा सिमिलर टू दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मींस उसी चार्ज पार्टिकल को उसने क्या बोला था बच्चों? दैट वन इज प्रोटॉन। सो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, जो अपने पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज द fundamental particle which carry 1 unit positive charge, 1 unit positive charge and mass nearly same as that of one hydrogen atom। उसके बाद अब कैथोड रेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो था, बताइए बच्चों कितना था? वो कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज अपॉन मास रेशियो था अपने पास 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रोटॉन के केस में यही बच्चों चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना है? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक, अब इसको अगर आपने मेमोराइज करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहां पे 5, यहां पे +3, यहां पे +4। ठीक, तो 3 में 5 ऐड कीजिए तो 8 आएगा, 4 में 5 ऐड कीजिए तो 9 आएगा। दूसरी बात, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं इलेक्ट्रॉन का मास लिखूं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास कितना था अपने पास? 10⁻⁻28 ग्राम और आगे थी वैल्यू 9.1। सो पॉइंट टू बी नोटेड, तो 8 से आप -8 लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपके पास 10⁻वैल्यू ही ज्यादा क्रूशियल होती है, वही ट्रिकी क्वेश्चन बनाती है। और ऐसे ही बच्चों प्रोटॉन के केस में मास क्या होगा? इसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, केजी के बेसिस पे इसमें अपने पास क्या आएगा? 10⁻31 केजी और इसके अंदर आएगा बच्चों 10⁻27 केजी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो, ये हो गया बच्चों प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो, और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? नेक्स्ट वन, आगे आते हैं अपने पास छोटे से टॉपिक पे, रेडियो एक्टिविटी। देखो बच्चों, अब ये चीज तो क्लियर है कि अगर अपने पास हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लें, पॉइंट टू बी नोटेड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनमें से हमें क्या मिलती है?
continuously means spontaneous emissions of radiations. वो एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विच एमिट कॉन्टिन्यूसली एमिशंस ऑफ रेडिएशंस. तो अगर यहां पे आप एक लेड बॉक्स में कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेते हैं, वो तो तीन में से कोई भी एक रेस एमिट करेगा. जहां तो बच्चों अल्फा रेस, या फिर बच्चों बीटा रेस, और या फिर होंगी गामा रेस. ठीक है. और ये मैं नहीं बता रहा बच्चों, ये किसने बताया था अपने पास? बैकरल एंड मैरी क्यूरी, जिसमें मेन सिग्निफिकेंट स्टडी किसने की थी? बैकरल ने. कौन सी ईयर में? 1896 में. ठीक है. अब बैकरल ने क्या देखा कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अल्फा रेज एमिट करते हैं, उसमें एक अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था एंड 4 यूनिट मास. 4 यूनिट मास. अब यही दोनों चीजें किस में नजर आती हैं बच्चों अपने पास? हीलियम एटम के अंदर, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास 4. सो दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियाई. पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियाई. काम आएगा जी एमसीक्यूज के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर. आगे बीटा रेस. अब बीटा रेस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ रहा था. ठीक. और मास सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप ये मानकर चले कि बीटा पार्टिकल्स नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? -1 e की ऊपर 0, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और मास निग्लिजिबल. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एटम में हमेशा हम निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स को कंसीडर किया जाता है जिनका मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है. फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन एंड सेकंड वन इज प्रोटॉन. लास्ट में है गामा रेस. जो गामा रेज होते हैं बच्चों, वो न्यूट्रल होती हैं. ना तो वो पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू डिफ्लेक्ट होंगी, ना वो नेगेटिव के थ्रू. अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव के पास डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, फोटोग्राफिक प्लेट में बिल्कुल सीधा जाके टकरा रही हैं, विच मीन्स वो न्यूट्रल. सो गामा रेस को फिर हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. सो पॉइंट नंबर 1, तो जो बच्चों अपने पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से स्पॉन्टेनियसली एमिशंस ऑफ रेडिएशंस होती हैं. पॉइंट नंबर 2, उनमें से अल्फा रेज भी निकल सकती हैं, बीटा भी हो सकती हैं और वो गामा भी हो सकती हैं. अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं, इसलिए डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. और बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. अल्फा पार्टिकल्स कैरी नो चार्ज, सो मूविंग स्ट्रेट. और फोटोग्राफिक प्लेट में बिल्कुल सेंटर पे आपको क्या नजर आएगा? छोटा सा बिंदु. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. डिस्कवरी ऑफ चैडविक. चैडविक की जो डिस्कवरी है वो कौन से फंडामेंटल पार्टिकल पे है? दैट इज न्यूट्रॉन. अब सोचिए, जब मोसले ने 1913 में 1913 में यह सोचा था कि एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज पे काम किया था और उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी उसमें प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 प्रोटॉन. ठीक है. लेकिन चैडविक ने यह सोचा कि चलो मान लेते हैं, क्योंकि चैडविक ने जो काम किया था तकरीबन आप देखिए
कितने सालों के बाद? तकरीबन 20 सालों के बाद, क्योंकि 1913 में उसने काम किया था मोसले ने एटॉमिक नंबर पे। चैडविक ने वही काम 1932 में स्टार्ट किया और उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जितना चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज प्रोटॉन्स के कारण है, पर फिर भी हर एक एटम का जो मास आ रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं फिर उतने ही मास आना चाहिए था, लेकिन मास तो उससे कम आ रहा था। विच मीन्स कोई ऐसा वहां पे फंडामेंटल पार्टिकल होगा जिस पे कोई चार्ज तो नहीं होगा, लेकिन मास उसका प्रोटॉन के साथ मैच कर रहा होगा, उसके साथ कंपेरेबल होगा, तो जाकर एटम का जो मास है वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच होगा। बस तभी इस सोच के साथ उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। कौन से? लाइटर पार्टिकल के साथ बच्चों, दैट वन इज बेरिलियम। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो अपने पास अल्फा पार्टिकल है दैट इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियाई, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट मास। ठीक, तो जब भी हम एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, दिखाते हैं, तो वो किस फॉर्म में दिखाते हैं? ऐसे Z X A। Here Z means atomic number. Atomic number. Atomic number is equal to बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटम न्यूट्रल है विच मीन्स जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं बच्चों उसमें उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्स मीन्स सिंबल, तो यहां पे हीलियम, यहां पे बेरिलियम, और राइट साइड पे कार्बन है न्यूट्रॉन, और ऊपर है ए। ए मीन्स एटॉमिक मास, दैट इज मास नंबर, और जो किसके बराबर होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब देखो इसमें जैसे उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट करवाई, तो उसने देखा कि कार्बन तो आ गया अपने पास जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब यहां पे चेक कीजिए 4 + 2 टोटल प्रोटॉन्स कितने हुए? 6, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसमें भी कितने प्रोटॉन्स हो गए? 6। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जितना पॉजिटिव चार्ज इन दो पार्टिकल्स को मिलाकर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अंदर है। लेकिन जब उसने लेफ्ट साइड पे टोटल मास चेक किया तो वो कितना आ रहा था? 9 + 4 दैट इज 13 यूनिट। लेकिन कार्बन का जो मास है बेटा एक पार्टिकल का दैट इज 12 यूनिट, विच मींस जो पार्टिकल बाहर आ रहा है आफ्टर द कोलिजन्स, आफ्टर द बम्बार्डमेंट, उस पे कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसका मास किसके साथ मैच कर रहा था बच्चों? प्रोटॉन के साथ। और उसी फंडामेंटल पार्टिकल को चैडविक ने क्या बोला था बच्चों? न्यूट्रॉन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट वी कंक्लूडेड कि न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज न्यूट्रल, मींस कैरी नो चार्ज बट मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, और इसका राइट मास होता है एग्जैक्ट मास 1.674 into 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10⁻⁻31 kg में ले लो, नहीं तो -28 ग्राम। प्रोटॉन का मास 1.672 into 10⁻⁻20, अब इसको भी मैं केजी में ले रहा हूं, -28 kg। और न्यूट्रॉन का मास यहीं पे लिखते हैं 1.674 into 10⁻⁻28 kg। तो बताइए बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? तो सबसे पहले न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। देखो बच्चों जे थॉमसन ने जब ये चीजें दिमाग में आनी स्टार्ट होगी साइंटिस्ट के अंदर कि हां एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स
कैसे अरेंज होंगे, पॉजिटिव चार्ज कहां पे कंसंट्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसका नेम था वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन भी कह सकते हैं इसको, थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं बच्चों, और आप इसको कह सकते हो, जो मर्जी कह लो। देखो बच्चों, अब इसके अंदर सबसे पहले तो उसने क्या पॉइंट रखा कि जो अपने पास सफियर है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का सफियर है। इट इज द सफियर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, मींस जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इसने क्या बोला कि जैसे अपने पास केक के अंदर रेजिन्स रखते हैं जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं, या फिर वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वैसे ही जे थॉमसन ने बोला कि उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स इट। और इसमें इसने कुछ नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हैं, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, कहां पे है, क्या मूवमेंट है, कुछ नहीं बताया। जस्ट इसने एक सिंपल सा वाटरमेलन मॉडल के साथ कंपेयर किया, वाटरमेलन के साथ, और इसने बोला कि अपने पास जो एटम है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है, जिसके अंदर ब्लैक सीड्स इन वाटरमेलन की तरह नेगेटिव चार्ज इंबेडेड है, इंबेडेड। ठीक है बच्चों, अब लेकिन इसकी एक ही इंपॉर्टेंट फीचर था। वो क्या था इंपॉर्टेंट फीचर? कि बच्चों जो अपने पास एटम है, जे थॉमसन ने क्या बोला कि उसमें मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? जब रदरफोर्ड ने काम किया इस पे, तो रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसके जो रिजल्ट्स थे वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई ये मॉडल वहीं पे, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको आगे रखा गया। तो चलते हैं रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उसने यूज किया, पहले उस पे हम एक बार नजर दौड़ाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो उसने एक लेड बॉक्स यूज किया, और लेड बॉक्स के अंदर जो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया, दैट वन इज रेडियम। रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद जो रेडियम होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से कौन से पार्टिकल्स या कौन सी रेज बाहर आती हैं? अल्फा रेज। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ के लिए उसने रास्ते में स्लिट भी यूज की थी। फिर उसके बाद एक उसने ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में, शेप की फॉर्म में, कर्व शेप की फॉर्म में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की। ये वाली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, मींस जो जी स्क्रीन है उसके अंदर इसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो ऑब्वियसली ग्रीन फ्लोरेसेंस फिनोमिना होगा उसमें। और बिल्कुल सेंटर में उसने कौन सी फॉइल को यूज किया? गोल्ड। वैसे उसने अकेले गोल्ड पे काम नहीं किया बच्चों, उसने गोल्ड की मेटल फॉइल भी यूज की थी, बाद में सिल्वर की मेटल फॉइल भी यूज की थी, एज वेल एज कॉपर की मेटल फॉइल भी यूज की। अब उसने क्या नोटिस किया कि जो अल्फा रेस थी, अल्फा पार्टिकल्स थे, जैसे वो गोल्ड फॉइल पे टकराए तो 99.9%, पॉइंट टू बी नोटेड, 99.9% अल्फा पार्टिकल्स एज सच पास हो गए। बिल्कुल गोल्ड फॉइल की बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आपको वहां पे पॉइंट्स बनते हुए नजर आएंगे अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ?
अगर 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल चुके तो वहां से उसने एक कंक्लूजन निकाला कि एटम्स के अंदर क्या है, लार्ज एम्प्टी स्पेस। आप सोचकर देखें, अगर अल्फा पार्टिकल एज इट इज पास हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो वहां पे फिर लार्ज एम्प्टी स्पेस होगी। दूसरा, जब वहां पे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे, वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। स्मॉल एंगल, डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रही थी, देन इट मीन्स दैट एटम के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जिसके पास अल्फा पार्टिकल जाते ही डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस विच कैरी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी, 20,000 में से बच्चों एक भी ज्यादा एंगल पे, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे, विच मीन्स अगर कोई, सोचिए, अगर कोई अपने पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और वो एटम के बिल्कुल सेंटर पे है, तो अगर अल्फा पार्टिकल टकराकर वापिस आ रहा है, अब अल्फा पार्टिकल खुद ही मास है, 4 यूनिट मास है, हैवीली चार्ज पार्टिकल है, और वो किस पे टकराकर वापिस आ रहा है, तो विच मीन्स एटम के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसके पास रीजनेबल मास है। और दूसरा, वो रीजनेबल मास वाली जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि बच्चों अगर एक अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ रहा है तो इसका मीनिंग पूरे एटम के अंदर उसने बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है। तो 4 ऑब्जर्वेशंस। पहली बच्चों लार्ज एम्प्टी स्पेस, दूसरी ऑब्जर्वेशन बच्चों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तीसरी बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कंसीडरेबल मास ऑक्युपाई कर रही है, उसके पास कंसीडरेबल मास है, एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों वो जो कंसीडरेबल मास वाली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, और इसी को उसने बच्चों क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो एक बार रीड आउट कीजिए ऑब्जर्वेशंस को। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज 99.9% pass through foil without any deflection. Second one, few alpha particles undergo deflection small angle पे बच्चों, and third one, very few were deflected back greater than 90 degree angle. क्लियर है बच्चों? तो ये अपने पास जो डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की, किसके द्वारा बच्चों, दैट वन इज रदरफोर्ड। देखिए इस पे मैंने एक और डायग्राम आपके लिए लेकर आया हूं, सिंगल एटम पे बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम्स पे। तो ग्रुप ऑफ एटम्स में भी आप चेक कीजिए, जो अपने पास सेंटर में दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस है, उसके ऊपर उसके नीचे जो लार्ज एम्प्टी स्पेस है वहां से रेज डायरेक्टली सीधे जा रही हैं, और वो जो अपने पास न्यूक्लियस है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और एक ऐसा भी अल्फा पार्टिकल है 20,000 में से जो एग्जैक्टली उसी पास से वापस जा रहा है ग्रुप ऑफ एटम्स में से। और एक एटम की बात करें तो चेक कीजिए, यहां से अल्फा पार्टिकल वापस जा रहा है और यहां पे स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हो रही है, और 99% अल्फा पार्टिकल्स आप चेक कीजिए पास थ्रू एज सच। क्लियर बच्चों? अब रदरफोर्ड ने यह भी बताया था बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो स्टेशनरी नहीं है, लेकिन उसने यह भी बताया हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पॉइंट टू बी नोटेड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रही है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस,
उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? तो वहां पे रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है। फर्स्ट वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहे हैं। अब इसी मॉडल को उसने कंपेयर किया, एटम के मॉडल को प्लैनेट्स के साथ। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में आप खुद सोचिए, न्यूक्लियस को उसने सन के साथ कंपेयर किया, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनको उसने प्लैनेट्स के साथ कंपेयर किया। तो सोलर सिस्टम का जो फंक्शन है वही एज इट इज उसने इसके साथ, एटम के साथ मैच करवाया, लेकिन इसमें आपको बहुत लिमिटेशंस नजर आएंगी। ऐसे साइंटिस्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा जिन्होंने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को बाहर निकाला, सामने लेकर आए, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड ने अपने आप में एक सबसे बड़ी डिस्कवरी की, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस वीडियो लेक्चर में बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर चार्ज अपॉन मास का, इस केस में आपके पास 4 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। देखिए बच्चों, जो अपने पास न्यूट्रॉन है, अब उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर मैं उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो चेक करूं तो 0.1 यूनिट मास कंसीडर करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0। अगर मैं प्रोटॉन का कंसेप्ट लेकर चलूं तो प्रोटॉन के केस में 1 यूनिट चार्ज और 1 यूनिट मास कंसीडर करते हैं, तो इसकी E/m की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। अल्फा के केस में क्या होता है बच्चों? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट मास, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इलेक्ट्रॉन के केस में बच्चों 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट टू दैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसका मास हम कितना लेते हैं? 1/, कल मैंने बच्चों बताया था वीडियो लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, 1/1837 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1837 द मास, E/m। तो चेक कीजिए, सबसे छोटी वैल्यू n, फिर उसके बाद अल्फा, तीसरे नंबर पे P दैट इज प्रोटॉन, और चौथे नंबर पे बच्चों इलेक्ट्रॉन। सो D इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स। नो, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो उससे पहले हो गई थी। प्रोटॉन्स, नो, प्रोटॉन की डिस्कवरी इसने थोड़ी ना की, वो तो गोल्डस्टेन ने की। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने, तो इसने किस चीज की डिस्कवरी की थी? दैट वन इज न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, पूरे पीरियोडिक टेबल में हम किस एलिमेंट को नथिंग बट अल्फा पार्टिकल कहते हैं? लिथियम एटम को। नो बच्चों, जिसमें 2 यूनिट चार्ज पॉजिटिव होता है और 4 यूनिट मास, तो वो कंसेप्ट किस में आता है बच्चों? हीलियम में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज। अब देखते हैं, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सही है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी बिल्कुल सही। मूविंग विद सेम स्पीड ऑफ लाइट, नेवर, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लाइट की स्पीड जितनी नहीं होती बच्चों, सो दैट्स व्हाई सी इज द रॉन्ग आंसर। और यहां पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मींस नॉट ट्रू फाइंड आउट करना था, तो ए, बी और डी तो अपने आप में सही है, क्योंकि कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं, ए, बी एंड डी। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी? सी। सो सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, तो हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर में। एक और आप खुद सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैथोड रेज हैज चार्ज ओनली नॉट मास। ऐसा थोड़ी ना हमने स्टडी किया है।
चार्ज भी होता है, मास भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कम होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मास ही नहीं होता उसका। 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, और वी कैन से 9.1 into 10 minus 28 ग्राम। तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी हम बाकी तीन ऑप्शंस देख लेते हैं। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। कैनॉल रेज, पॉइंट टू बी नोटेड, जो बच्चों एनोड रेज होती हैं उसमें हमने कैथोड के अंदर छोटी छोटी परफोरेटेड प्लेट्स के अंदर होल्स किए थे, इसीलिए उनको हम एनोड रेज को और क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। अदर नेम ऑफ एनोड रेज इज कैनाल रेज, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव रेज। तो तीन नेम्स आपने दिमाग में रखने हैं बच्चों, एनोड रेज, कैनाल रेज एंड पॉजिटिव रेज। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है बच्चों। लास्ट वन, एनोड रेज पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सो ग्रेशियस, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी जिसमें अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का स्टडी किया हमने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बच्चों और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।